वेल डन गाइस। तो आज हम बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ और नाम आपको दिखाई देता होगा। वो ये कहाँ गया? वो ये वाला केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड लिखा हुआ है ना ऊपर। तो ईद मुबारक के बाद हम बढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? चलें जी, केमिकल बॉन्ड क्या होता है बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड हमारा एक नया चैप्टर है। ठीक है, देखें दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है कि एटम जो है, एटम माइक्रोस्कोपिक होता है। एटम इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जिसकी रेंज अराउंड नैनोमीटर्स में होती है, 10⁻⁻⁹ मीटर या एंगस्ट्रॉम की रेंज में होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये एटम तो हमें जो है, अकेला ये एटम जो है, ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ये हमने डार्ट लगाया, ठीक है, अगर आप पेन से डार्ट लगाते हो, पेन से डार्ट लगाते हो, ठीक है, इस एरिया को कवर करने के लिए वी नीड 2 मिलियन एटम्स। वी नीड हाउ मेनी एटम्स? 2 मिलियन एटम्स टू कवर दिस एरिया। दिस इज द इंटरमीडिएट एरिया, ये वाला एरिया। इस एरिया को कवर करने के लिए वी नीड 2 मिलियन एटम्स। यानी इस एटम को देखने के लिए हम इस डार्ट को 2 मिलियन टाइम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो साइज बच जाएगी वो आपका एटम की साइज होगी। ठीक है, तो एटम तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर एटम अकेले होते और वो जो है हमें दिखाई ना देते, तो फिर ये सारी दुनिया में जितने लोग घूम फिर रहे हैं, उसके बाद ये मुझे पंखा दिखाई रहा है, अपनी तरफ चल रहा है अपने ऊपर, उसके बाद बल्ब है, कुछ ये पीसी है, मैं खुद इतना बड़ा खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये एलईडी है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें कैसे दिखाई दे रही? एटम तो बिल्कुल छोटा होता है। एटम तो बिल्कुल छोटा होता है, तो हमें ये चीजें कैसे दिखाई दे रही? हाउ वी कैन सी दिस ऑल मटेरियल? बिकॉज कि एटम जो है, एटम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। वन एटम इज बॉन्डेड टू अनदर एटम, another atom is bonded to third atom is bonded to fourth atom is bonded to fifth is bonded to sixth। इसी तरह से एटम्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और आपका जो एटम है, ठीक है, जो एटम है, इट बिकम्स एटम्स। अब एटम्स जो है उसके दरमियान क्या होगा? उसके दरमियान होगा केमिकल बॉन्ड। वही केमिकल बॉन्ड है जो एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए। ठीक है, इसी वजह से हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को, बिटवीन टू एटम्स हो सकती है या बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आइंस हो सकती है। अगर हमारे पास सिंपल सा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल उसी को कहते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो एटम्स के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और मॉलिक्यूल में क्या होंगे? 2 न्यूट्रल एटम होंगे जो एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। तो वो फोर्स जो 2 एटम्स को मॉलिक्यूल में बंधे हुए है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा? उसमें 2 आइंस होंगे, एक पॉजिटिव आइन होगा, दूसरा नेगेटिव आइन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आइन एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो 2 एटम्स को या 2 आइंस को एक दूसरे से बांध के रखे मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। सो डेफिनेशन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, के एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर हो, आर 2 आइंस इन अ कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होते तो उसको हम कंपाउंड ही कहेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, यानी ऐसी फोर्स जो 2 एटम्स के दरमियान हो या 2 आइंस के दरमियान हो। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्डेड हैं, हमारे पास सोडियम आइन और क्लोराइड आइन बॉन्डेड हैं। ठीक है, सो इसमें क्या क्या सीन है? सीन ये है कि 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, सेम हेयर 2 सेम एटम्स
are held together in a molecule, two different atoms are held together in a molecule, and two ions are held together in a compound. Okay. So अब ऐसी फोर्स जो दो हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जोड़ के रखे, ऐसी फोर्स जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स को आपस में जोड़ के रखे, ऐसी फोर्स जो दो आयंस को आपस में जोड़ के रखे किसी आयनिक कंपाउंड में, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। यहां तक क्लियर है? तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और टू आयंस इन अ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल बन गए तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स होंगी, वो केमिकल बॉन्ड, ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता, वो इंटरेक्शन होती है, हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके थ्रू जो है मैटर आपके एक दूसरे से यूनाइट होंगे और हमें एक कॉम्प्लेक्स मैटर बना के देंगे जो हमारी आंखों को विजिबल होता है, क्योंकि उसमें एक एटम नहीं होता, उसमें मिलियन बिलियन एटम्स होते हैं जो मिलके एक लंबा मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक लंबा कॉम्प्लेक्स मैटर बनाएंगे जो हमारी आंखों को विजिबल होगा। अच्छा, अब दूसरी क्वेश्चन है, A chemical bond is formed, बनता कैसे? केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम, भाई हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। अब इसके पास क्या है? न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या है? सेम थिंग, न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन। नाउ दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। दो फोर्सेस ऑपरेट होंगी, दो फोर्सेस होंगी, कौन कौन सी? भाई एक तो होगी अट्रैक्टिव फोर्स, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और दूसरी रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगी? हम तो पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स कैसे आ गई? ठीक है, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये तो रिपेल करेगा। तो ये फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। ये फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आई? भाई इसके इलेक्ट्रॉन को जो है इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दोनों फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी। बॉन्ड कब बनेगा? वेन, तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आए तो दोनों फोर्सेस ने अपना अपना काम शुरू किया, अट्रैक्टिव फोर्स ने अपना काम शुरू किया और रिपल्सिव फोर्स ने अपना काम शुरू किया, ठीक है। तो बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड तब बनेगा, बॉन्ड तब बनेगा, बॉन्ड तब बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने दोनों ने एक पेयर शेयर कर लिया, ठीक है। बॉन्ड कब बना? भाई बॉन्ड तब बना वेन chemical bond is formed, chemical bond is formed when, कब? when attractive force is dominant over repulsive force, is dominant over repulsive force, कि जब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स पे हावी हो जाएगी। यानी बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड तब बनेगा जब जो है, ठीक है, जब क्या होगा कि दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगी। उस स्टेज पे एक फिक्स डिस्टेंस पे एटम्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वो रुक जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एटम्स जो है एक दूसरे के नजदीक आने के बाद एक एवरेज डिस्टेंस पे रुक जाएंगे। दिस डिस्टेंस, ये जो पिंक वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वी से इट अ बॉन्ड डिस्टेंस। इसको बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जब अगर दो एटम जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस एवरेज लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, फिक्स नहीं होता।
एवरेज डिस्टेंस हम जो है रिपोर्ट करते हैं, बुक में लिखते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू जो है बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस, और बॉन्ड लेंथ भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये एटम्स छोटे होते हैं तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी छोटा होता है। तो बॉन्ड लेंथ को हम या बॉन्ड डिस्टेंस को हम एंगस्ट्रॉम में जो है क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, आते वक्त जब वो नजदीक आते गए तो उनमें दो किस्म की फोर्सेस थी, अट्रैक्टिव फोर्स भी थी, उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी थी, दोनों ने अपना काम किया। ठीक है, बॉन्ड तब बनेगा, केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्स। व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्स, उस वक्त क्या होगा, बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम, रिपल्सिव फोर्स इज मिनिमम। अब दो बातें आपने याद रखनी कि अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, और रिपल्सिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जब आपकी जो है क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो एज अ होल लॉस इन एनर्जी होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जब ज्यादा होगी तभी बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। हमेशा जब भी बॉन्ड बनेगा तो दो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी रिपल्सिव फोर्स कम और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, इस वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये बॉन्ड बनने के वक्त जब एटम्स एक दूसरे को फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज कर लेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। द रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिस एनर्जी इज -436 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। यानी इन केस ऑफ जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी जब हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड बनने के वक्त 1 मोल जब हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन एटम जब 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो दिस एनर्जी इज फॉर 1 मोल, फॉर ब्रेकेज ऑफ 1 मोल ऑफ केमिकल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। इतनी एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये रिलीज हो रही है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है या बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इट इज ऑलवेज व्हाट, एक्सोथर्मिक, कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। पहली बात ये होगी। ठीक है, अब अगर आप इनको जुदा करने चाहते हो, ठीक है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो चुकी है, अब वही एनर्जी आप वापस ऐड करेंगे। अब इस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी ना। ठीक है, यही एनर्जी एग्जैक्टली आप जब देंगे इसको तो हाइड्रोजन एटम्स दोबारा सेपरेट हो जाएंगे। यानी अगर आपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करना है, हाइड्रोजन एटम्स में दोबारा सेपरेट करना है। ठीक है, जुदा जुदा करना है इनको। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एग्जैक्टली यही एनर्जी देंगे जितनी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। कितनी हुई थी, 436। तो हम यहाँ पे प्लस 436 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी देंगे। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यही कुछ बातें हमने लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। When two elements come close to each other, both attractive force and repulsive force operate between these. कि जब दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है। अ केमिकल बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। कि केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगी किस पे, रिपल्सिव फोर्स पे। चलेंगे आगे क्या है, फॉर दिस रीजन एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कि एवरी टाइम जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और उस एनर्जी को इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड हम उसको लेटाइस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ लो, अच्छा ये एक नेचर का रूल है कि अ सिस्टम ऑफ लो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन हाई पोटेंशियल एनर्जी। जितना सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उतना एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी और रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मुझे ये सोच के बताएं
कि एटम को जो है, ठीक है, एटम को इंडिविजुअल स्टेट में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कंबाइंड स्टेट में ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ज्यादा होगी? सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दें। अब एक तो सिंपल से क्वेश्चन है, उसके आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जब एटम अकेला होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, जब वो कंबाइन होता है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कंबाइंड जो मॉलिक्यूल होगा, कंबाइंड स्टेट में जो कंपाउंड होगा, उनमें एटम्स या आयंस की एनर्जी अनकंबाइंड स्टेट की बनिस्बत क्या होगी? कम होगी। और इंडिविजुअल एटम में क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिएक्टिविटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल एटम उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। होपफुली ये आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? के एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? ऐसे ही अकेले फिरते रहें, आजाद घूमते रहें, क्या जरूरत है किसी से चिपक जाए, किसी से बॉन्ड बना ले? क्यों बनाए? उसके रीजंस हैं। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में तकरीबन आपको जो है कितने ग्रुप्स मिलेंगे? 18 ग्रुप्स मिलेंगे आप, 18 ग्रुप्स अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें। अगर ओल्ड क्लासिफिकेशन में देखें तो फिर आपको 16 सब ग्रुप और 8 ग्रुप्स मिलेंगे। उसमें एक ही ग्रुप ऐसा है जिसको हम 0 ग्रुप कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, या 8 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, उनकी ऑक्टेट पूरी होती है। बाकी जितने भी ग्रुप रह गए आपके, 15 सब ग्रुप जो रह गए, 1A से लेके 7A तक, 1B से लेके 8B तक, किसी भी एलिमेंट की ऑक्टेट पूरी नहीं है। किसी भी एलिमेंट की ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो वो ऑक्टेट पूरी करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, नोबल गैसेस जैसा बनने के लिए, उनके पास क्योंकि इंडिविजुअल एटम होते हैं, अपनी एनर्जी कम करने के लिए, खुद को ज्यादा स्टेबल करने के लिए, खुद की स्टेबिलिटी नोबल गैसेस की तरह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो देयर आर 5 पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। व्हाट आर दीज 5 पर्पस? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। मैंने आपको बताया कि सवाए नोबल गैसेस की, यानी 8A ग्रुप के, किसी भी एलिमेंट की ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी नहीं होती। तो एलिमेंट अपनी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू डिक्रीज देयर एनर्जीज, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो अकेला एटम जो है वो मोर एनर्जेटिक होगा, वो लेस स्टेबल होगा, उसकी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी नहीं होगी। तो वो जब किसी से कंबाइन होगा तो उसकी ऑक्टेट भी पूरी हो जाएगी, डुप्लेट भी पूरी हो जाएगी। अगर ऑक्टेट है तो ऑक्टेट, डुप्लेट है तो डुप्लेट। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी होने के बाद, ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो और ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी भी कम होगी, इस वजह से भी स्टेबिलिटी आ गई, और ऑक्टेट भी पूरी होगी तो वो क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि उसकी ऑक्टेट नोबल गैस जैसी बन चुकी है, ठीक है। तो थर्ड रीजन है टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, के स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज देयर रिएक्टिविटी, अच्छा, टू बिकम मोर स्टेबल। अब ये सारी चीजें हासिल करने के लिए एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है बेटा। चलें सेव लगाते हैं। सेव करने के बाद हम पढ़ते हैं नोट्स। 2 नोट लगाए हुए हैं मैंने। अब नोट नंबर पहला ये है कि एन इंडिविजुअल एटम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस ऑलवेज लेस स्टेबल देन इट इज इन इट्स कंबाइंड स्टेट। कि अकेला जो एटम होता है, अगर हाइड्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम देखते हैं भाई, हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और क्लोज लिखता हूं, हाइड्रोजन अकेला एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं भाई। डुप्लेट, भाई एनर्जी, भाई स्टेबिलिटी, भाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है। बस आप फिल इन द ब्लैंक्स भरते जाएं और बताते जाएं। डुप्लेट, इनकम्प्लीट,
जबकि कंप्लीट, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसने एक बांड बनाया हुआ है, उसमें इसकी डुप्लेट क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है, तो ठीक है, इंडिविजुअल एटम में ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट होती है। इसमें देखें क्या होगा, जब उसने बांड बनाया उसकी ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी हाई लो, अब जितनी लो एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, लो हाई, या मोर लेस आप कर सकते हैं, लेस मोर, लेस स्टेबल मोर स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा। रिएक्टिविटी, ठीक है, अगर स्टेबिलिटी लो है तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये क्या होगी, हाई जो है रिएक्टिविटी होगी और लो क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है कि एक जो इंडिविजुअल एटम होता है उसकी एनर्जी जो है अपनी कंबाइंड स्टेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है बेटा? आई होप सो। एन इंडिविजुअल एटम हैज मोर एनर्जी देन इट्स कंबाइंड स्टेट, के जो इंडिविजुअल एटम होता है उसकी जो एनर्जी है वो अपनी कंबाइंड स्टेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? आई होप कि ओके होगा। चलें जी, व्हाट इज डुप्लेट और ऑक्टेट रूल? ये क्या भला होती है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या होता है? अब एलिमेंट की वो ख्वाहिश जिसके जरिए या वो एबिलिटी जिसके जरिए वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसको हम डुप्लेट रूल कहेंगे। अगर एलिमेंट आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या रखने की सलाहियत रखता है, उसको हम ऑक्टेट रूल कहेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट अपनी ऑक्टेट पूरी करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, गेन करने से, उसको हम ऑक्टेट रूल कहेंगे। अगर एलिमेंट अपनी डुप्लेट पूरी करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से या शेयर करने से, उसको हम डुप्लेट रूल कहेंगे। सिंपल सी बात है। हाउ एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट, के एलिमेंट आखिर अपनी ऑक्टेट कैसे पूरी करते हैं? देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं ऑक्टेट पूरी करने के। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। क्यों होती है? क्योंकि मेटल्स का लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे। ये एबिलिटी है किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स का क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। कौन, मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके अपनी ऑक्टेट पूरी करते हैं, क्योंकि इनको हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा होती है। ठीक है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरा, अगर दोनों एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाने वाले दोनों अगर नॉन मेटल हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ना वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ना वो पहले वाला देगा, ना दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर काम कैसे होगा, बॉन्ड एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कैसे पूरी करेगा? तो थर्ड वे जीन लेविस ने हमें बताया था कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के अलावा इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकता है। सो दीज आर द 3 वेज बाय विच एन एलिमेंट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये मेटल्स होते हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल की। क्यों होती है? क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन मेटल गेन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चौथा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड बनता है तो किस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एटम में 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सो अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, ये के शेल हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, अब देखिए, जो एम शेल है ये, इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आखिरी शेल के अलावा जो पेनल्टीमेट शेल हो गया या जो और अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स। एक हो गया वैलेंस शेल यानी आखिरी वाला शेल, इन केस ऑफ सोडियम वो एम शेल था। ठीक है, और इन केस ऑफ जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल को छोड़ के बाकी की जितने अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल एलिमेंट है, अगर हमारे पास एक नॉर्मल एलिमेंट है, यानी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो नॉर्मल एलिमेंट किसको कहते हैं? अगर हमारे पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट, एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट, वो नॉर्मल एलिमेंट है, और डी एंड एफ क्या होते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो अगर नॉर्मल एलिमेंट है तो वो उसके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, उसके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, पर जो कोर इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें न सिर्फ वैलेंस शेल कौन हो गया आपका, ये 4s, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इसका जो शेल है 3d, 3d इसका पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट मींस इंटीरियर शेल है, ठीक है। तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? यूटिलाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वैलेंस शेल भी ट्रांजिशन एलिमेंट में और पेनल्टीमेट शेल भी। जबकि नॉर्मल एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैलेंस शेल के साथ साथ अंदर वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे देखिए कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें कोर इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर एक शेल अंदर वाले पेनल्टीमेट, माने बिल्कुल जो है वैलेंस से जो नेक्स्ट शेल होगा दैट इज पेनल्टीमेट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे ये बताएं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इनकी तो प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं सवाए सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, क्या नॉर्मल एलिमेंट्स भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? इफ यस, तो व्हाट इज रीजन फॉर दैट? कौन बताएगा? कोर नॉट कोर, क्या नॉर्मल एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? क्या नॉर्मल एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? यस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, प्लम्बम लीड बिलोंग्स टू 4a ग्रुप, ठीक है, मुझे इसकी एटॉमिक नंबर याद नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन छोड़ते हैं। इसके पास आखिरी शेल में NS2 और NP2 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी देखिए इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर लीड +2 जो इसके जो +2 वाले कंपाउंड हैं दे आर मोर स्टेबल दैन लीड +4, यानी इसकी जो +2 वैलेंसी वाले कंपाउंड हैं दे आर मोर स्टेबल देन +4। और रीजन इज सिंपल, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नॉर्मल एलिमेंट स्टिल ये देखें कि ये अपने आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है, अंदर वाले नहीं कर रहा, यानी ये जो NS2 NP2 दोनों चारों इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में मौजूद हैं, यही यूज कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी भी शो कर रहा है, पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों शो करता है, ठीक है। तो आए एक मरतबा पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटन। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? इन नॉर्मल s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सम नॉर्मल एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। प्लम्बम बिलोंग्स टू ग्रुप 4a बट इट इज इट्स कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल इन 2 वैलेंसी देन इन 4। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है उसको एक मिनट में हम करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं यूटिलाइज बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन, यानी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो है। इन नॉर्मल एलिमेंट्स कोर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यही चीजें जो हमने बोर्ड पे डिस्कस की थी सवेरे वही है, ठीक है, कि नॉर्मल एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 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 अंदर वाला जो शेल है, जो पेनल्टीमेट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है?
क्या होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो, आप बस थोड़ा सा मुझे ये बताएं, ये जो एस ऑर्बिटल है, ये जो एस ऑर्बिटल का पेयर है, ठीक है, एस ऑर्बिटल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एस और पी ऑर्बिटल में विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, कौन सी ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के नजदीक होती है? एस। अब आप अगर चौथे पीरियड से नीचे आते हैं, चौथे पीरियड से आप शुरुआत करें, ठीक है, चौथे पीरियड से शुरुआत करें, तो चौथे पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल फिल होती हैं? एक होती है 4s, 4s के बाद आती है 3d, उसके बाद आती है 4p। तो यानी ये जो s इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये बिल्कुल d से भी पहले आ गए ना, ये इलेक्ट्रॉन d से, यानी इनके बाद जो है d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं 1 to 10, उसके बाद p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये जो पेयर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या हो गया, क्लोज हो गया, और इनके दरमियान और भी जो है d और p के इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो ये पेयर जो है ये क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर हो जाएगा। इनर्ट का मतलब ये है कि लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये नियर टू द न्यूक्लियस हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, चौथे ग्रुप से नीचे वाले, इनको हम डी कंट्रैक्शन भी कहते हैं, इनको हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। इस वजह से इनर्ट पेयर होता है कि जो 6s ऑर्बिटल है, जो 5s ऑर्बिटल है, जो 7s ऑर्बिटल है, उसका जो पेयर है वो इनर्ट होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कम करेगा तो जो वो कंपाउंड स्टेबल ज्यादा नहीं होंगे। यानी जो आपके चौथे, पांचवें और छठे ग्रुप के एलिमेंट हैं, या सातवें ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, वो अपनी कम वैलेंसी में, 2 कम वैलेंसी में, ग्रुप नंबर से 2 कम वैलेंसी में ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे लीड जो है 4 ग्रुप का है, तो इनर्ट पेयर में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो इनर्ट हो गए, लेस उसको आप छोड़ दें, बाकी कितने रहेंगे 2, तो ये 2 वैलेंसी में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? आपको इनर्ट पेयर वाला सीन समझ में आया कि नहीं आया, कि इनर्ट पेयर क्यों होता है, क्यों इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जैसे जैसे डी और एफ ऑर्बिटल की शुरुआत होती है, तो पहले पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी कम से कम होती है, दैट इज अ नियर टू द न्यूक्लियस। तो ये पेयर जो है, जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, चौथे से लेकर 7वें ग्रुप तक, तो ये आपका जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा काम करता जाएगा। देखिए, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको कर्नेल बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड नाम से क्लियर है कि ये 2 आयंस के दरमियान बनेगा, एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए, एक नेगेटिव आयन। हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो 2 एटम्स को और 2 आयंस को एक दूसरे से बांध के रखती है, एक दूसरे से चिपका के रखती है। ठीक है, अगर चिपकने वाले, जुड़ने वाले 2 एटम्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर जुड़ने वाले 2 आयंस हैं तो आयनिक बॉन्ड होगा। वाल्टर कोसेल ने हमें 1916 में ये बताया था कि एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और कंप्लीट शिफ्टिंग और कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। कि ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड इस तरह से बनता है कि एक एलिमेंट से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकलेगा, कंप्लीट शिफ्ट होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, और जाके वो जो है दूसरे एलिमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से ये होगा कि जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकला, जिसने लूज किया, उस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, वो केटाइन बनाएगा। ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गैस स्टेट में बनते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी। उस फोर्स को, जो 2 आयंस को आपस में बांध के चिपक के रख रही है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड 2 किस्म के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। अब भाई मेटल और नॉन मेटल क्यों? उसके रीजंस। भाई सिर्फ मेटल और नॉन मेटल क्यों? एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा मेंटल होना चाहिए, नहीं, नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों हो? एक मेटल हो, दूसरा नॉन मेटल हो, ऐसा क्यों? नॉर्मली अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, इनका रेडिया जो है वो लार्ज होता है, इनका रेडिया जो है वो नॉन मेटल्स का स्मॉल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी पीरियडिक टेबल में किसी भी पीरियड को देखेंगे, तो पीरियड की शुरुआत इस तरह से होती है
और रेडियस जो है कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। नाउ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मेटल टू मेटलाइट, मेटलाइट टू नॉन मेटल। हम पीरियड में शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है एलिमेंट की, कि जो लार्ज साइज वाला एलिमेंट है वो मेटल होगा, आहिस्ता आहिस्ता साइज कम होती जाएगी, बीच में मेटलाइट आएंगे। मेटलाइट के बाद आखिर में पीरियड की इख्तिताम कहाँ पे होगा, पीरियड ख़त्म कहाँ पे होगा, आपके नॉन मेटल पे होगा। तो मेटल्स की साइज बड़ी होती है, ठीक है, बिकॉज मेटल जो है क्यों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्यों पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज रेडियस। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लार्ज रेडियस। देखें, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस। मुझे बताएं, ये अगर मेटल है, ये अगर नॉन मेटल है, तो दोनों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टाइटली बाउंड किसका है, मेटल का या नॉन मेटल का, मेटल का या नॉन मेटल का, किसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, नॉन मेटल का। क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, इनकी जो आईपी है नॉन मेटल की वो क्या होगी, हाई होगी, पर इनकी जो आईपी है इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो क्या है, लो है। तो सेकंड रीजन है आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका क्या है, लो है, इसका क्या है, हाई है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा भाई, क्या होगा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से, कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन, मेटल, क्योंकि इसकी आईपी कम है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस बिल्कुल कम फोर्स से क्या करा, अट्रैक्ट करा है, तो थोड़ी भी एनर्जी देंगे, थोड़ी भी एनर्जी देंगे मेटल को, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा लो आईपी का, कि ये केटाइन बनाएगा, ठीक है, केटाइन या एनाइन, ये क्या बनाएगा, कि ये केटाइन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करेगा, इस वजह से ये पॉजिटिव आयन बनेगा। किस स्टेट में बनेगा, वो पॉजिटिव आयन जो है आपका गैस स्टेट में बनेगा, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, इसको जो है आईपी नहीं, इसकी आईपी हाई होती है, पर ये गेन क्यों करता है, इसने केटाइन बनाया किस वजह से, इसने केटाइन इस वजह से बनाया कि इसकी जो आईपी है वो लो है, इस वजह से ये केटाइन बना, ठीक है। अब एनाइन क्यों बनाएगा, ये एनाइन जो बनाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल होगा, किसका रोल होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी, लो, इसकी क्या होगी, हाई। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इजिली, ये इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेगा, यानी ये क्या बनाएगा, एनाइन, नेगेटिव आयन, एनाइन बनाएगा, वो भी किस स्टेट में बनेगा, गैस स्टेट पे। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाया। अब दोनों आयन्स जो है गैस स्टेट में बने, ये भी गैस में और ये भी गैस। अब गैस स्टेट में आयन जो है वो तो मूव करते रहेंगे, मूव करते करते जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अब इसने क्या बनाया, पॉजिटिव आयन, इसने क्या बनाया भाई, नेगेटिव आयन। जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आएंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज अ आयनिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज अ आयनिक बॉन्ड। तो कैसे बना, चलें आते हैं इसकी तरफ। तो पहली बात कि आयनिक बॉन्ड एक कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसको मेटल कहते हैं, उसका लार्ज एटॉमिक रेडियस होता है, उसकी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, उसको हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। इन सब की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, थोड़ी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। दूसरा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल को क्या होना चाहिए कि उसका रेडियस स्मॉल होता है, ठीक है। रेडियस स्मॉल होने के बाद क्या होता है, रेडियस स्मॉल होने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, उससे क्या होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करने के बाद क्या होगा कि वो नेगेटिव आयन बनाएगा, एनाइन बनाएगा। तो केटाइन भी बन गया, एनाइन भी बन गया। एक हाथ केटाइन बना, दूसरे हाथ एनाइन बना। केटाइन और एनाइन दोनों गैस में बने, मूव करते करते एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उनकी अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा, यानी ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस को एक दूसरे में से चिपका के रखेगा, उसको हम कहते हैं आयनिक। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। तो वाल्टर कोसेल था जिसने इंट्रोड्यूस कराया दिस बॉन्ड को। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था कि ऑक्टेट पूरी करने के 3 तरीके हैं।
कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ लूज करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। तो जब भी बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा, और सेकेंड कंडीशन भी है कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो वो श्योरली आयनिक बॉन्ड बने। ठीक है, ये एक रफ जो है कैलकुलेशन है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। भाई किस किस्म के एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं? नॉर्मली मेटल्स होते हैं। कौन से मेटल्स? भाई 1A ग्रुप का एलिमेंट हो कोई भी, 2A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, 3A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, ये सारे मेटल्स होते हैं। उधर नॉन मेटल कौन होंगे? 5A, 6A, 7A ग्रुप के। ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो 1A, 2A ग्रुप के एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी ऑक्टेट पूरी करते हैं। 5A, 6A, 7A ग्रुप के एलिमेंट 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट पूरी करते हैं। ठीक है, दिस बॉन्ड इज जनरली फाउंड बिटवीन metals of 1A, 2A and 3A group and non-metals of 5A, 6A and 7A group। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं। जनरली जो है आमतौर पे ये जो एलिमेंट है 1A, 2A, 3A के, ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। जबकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, उनको दोनों एबिलिटीज हैं। ठीक है, अच्छा, द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स शुड बी greater than 1.7. The atom that lose electron should have large radii, low IP, high electropositivity। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका रेडियस लार्ज होना चाहिए, उसकी IP स्मॉल होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होनी चाहिए। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव आएगा। फिर नेगेटिव जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा? उसके भी रीजन। एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव स्मॉल रेडियस, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है। एन एलिमेंट विथ लो IP लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इन गैस स्टेट। एन एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, कि जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और पॉजिटिव आयन बनेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन। सो व्हेन दीज गैसियस आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कम क्लोज टू ईच अदर, electrostatic force is generated between these gaseous ions and they arrange themselves in three dimensional pattern and और वो गैस से क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे जब उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो दो आयंस को आपस में जोड़ के रखे उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, चलें जी। अच्छा, जब आयनिक बॉन्ड जो है बनेगा, दो आयंस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब खाली दो आयन नहीं होंगे, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। एक जो है आपका रेगुलर पैटर्न डेवलप होगा जिसमें लेटाइस डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, लेटाइस एनर्जी कहेंगे। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बनेगा फ्रॉम गैसियस आयंस, एनर्जी जो रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी होगी या लेटाइस एनर्जी होगी? ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर भी आप रिपीट, लेटाइस एनर्जी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब जब भी किसी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड, उसका फट से जो मेजॉरिटी जवाब आता है वो यही आता है, अ बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। यही आंसर होता है मोर देन 90% केसेस में। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बात ये है कि बॉन्ड जो है वो हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को ना, तो डेफिनेशन में अट्रैक्टिव फोर्स का कहीं तो जिक्र होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड इज व्हाट? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू आयंस टुगेदर। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो अपोजिटली चार्ज आयंस को आपस में बांध के रखे, चिपका के रखे, जोड़ के रखे, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक कंडीशन है, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताते हैं, अ बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो कंडीशन है कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड की भी ये डेफिनेशन नहीं है कि अ बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द a bond which is found by the complete shifting of electron is called ionic bond। नहीं, वो एक कंडीशन है कि इस कंडीशन से बॉन्ड बनेगा। तो व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड?
Ionic bond is attractive force, electrostatic attractive force that hold two ions together. ऐसी attractive force जो दो ions को आपस में जोड़ के रखे, चिपका के रखे, उसको हम ionic bond कहते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी क्या होती है? ये तो हमने उधर आयनिक क्रिस्टल में पढ़ा था, फिर भी एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है कि एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के नजदीक है, गैस स्टेट में होंगे। ठीक है, जैसे ही नजदीक आएंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। अब अट्रैक्टिव फोर्स जैसे ही डेवलप होगी तो वो सॉलिड हो जाएंगे। जब वो सॉलिड होने वाले होंगे या हो रहे होंगे या हो चुके हैं, तो वो खुद को एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करेंगे। उस 3 डायमेंशनल पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटाइस। ओवरऑल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। ठीक है, या स्पेस लेटाइस कहते हैं। और उसका जो स्मॉलेस्ट जो बॉक्स है, जो पूरे क्रिस्टल की शेप को आप उस स्मॉलेस्ट बॉक्स से इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज अ यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लेटाइस पूरे आपके सेल की जो है उसकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है कि एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जिसका भी सॉलिड बना हुआ है वो कैसे अरेंज्ड है। यूनिट सेल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आप छोटी सी बेसिक स्ट्रक्चर बताता है कि इस पैटर्न में जो है आपके जो क्रिस्टल है बड़ा, वो इस पैटर्न में जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो जब 2 मोल गैसियस आयन खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, 1 मोल उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, या 2 मोल आयंस जब 3 डायमेंशनली एक दूसरे को जो है आपस में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, तो वहां से एनर्जी कितनी रिलीज होती है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। उस एनर्जी को लेटाइस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डिटरमाइंड इन इट्स लेटाइस एनर्जी। लार्जर द लेटाइस एनर्जी द स्ट्रॉन्ग विल बी आयनिक बॉन्ड। लेटाइस एनर्जी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस। अब यहां देखें, लेटाइस एनर्जी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस। अब यहां देखें कि आपका क्लोराइड तो सब में सेम है, पर लिथियम आयन जो है वो छोटे से छोटा। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा होगा? सोडियम आयन। उससे बड़ा कौन सा होगा? आपका पोटाशियम आयन। तो मुझे बताएं, अगर इन सब में क्लोराइड कॉमन है, तो लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी। यानी जितना आयन का रेडियस कम होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? ज्यादा। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे होती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होती है। ठीक है, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज नजदीक होगी, नेगेटिव जो आयन है आपका, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब ये जो आपका जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जितना ये छोटा होगा तो इसका न्यूक्लियस बहुत मजबूती से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा। मतलब आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। लेटाइस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब आप ग्रुप में मूव करते हो फॉर सेम एनाइन, फॉर सेम एनाइन, आप इधर जा रहे हैं, तो लेटाइस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये हो कि लिथियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा, सोडियम क्लोराइड की उससे कम, पोटेशियम क्लोराइड की सोडियम से कम, और रुबिडियम क्लोराइड की इससे कम, सीजियम क्लोराइड की सबसे कम। तो यहां से डिक्रीज होती जाएगी। लेटाइस एनर्जी इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आप सेम एनाइन के लिए केटाइन का जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन्स हैं उनकी चार्ज बढ़ाते हैं, यहां पे देखें एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज, इसके पास +2 चार्ज है। ठीक है, इसके पास +1, अब सबके पास -1 है। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास सबसे ज्यादा है। तो ये बताएं कि न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किस में है? क्योंकि इट्स न्यूक्लियर चार्ज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जो इस नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे। तो मुझे बताएं, इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो इसकी लेटाइस एनर्जी, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। अच्छा, कंपेरिजन शुड बी बिटवीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ये चीज ध्यान में रखें। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, लेटाइस एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मोर द लेटाइस एनर्जी द मोर विल बी हार्डनेस, द हाई विल बी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एंड द लो विल बी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कि जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी
उतनी हार्डनेस, जितना आयनिक लेटाइस एनर्जी का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है। अब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि कंपाउंड ज़्यादा हार्ड होगा। हार्ड होने का मतलब ये है कि क्योंकि कोई से फोर्स स्ट्रांग है तो इस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा। अब जितनी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना पानी में सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, पानी में सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। तो अगर आप इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि लेटाइस एनर्जी कम हो रही है, लेटाइस एनर्जी कम हो रही है तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी मोस्ट सॉल्युबल जो होगा वो सीजियम क्लोराइड, मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, सीजियम क्लोराइड। अगर आपके पास, अच्छा इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास भाई ये चीज़ें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। सपोज करें हमारे पास ये सारे बेसेस हैं ना, सारे बेसेस हैं। हमने पढ़ा कि लेटाइस एनर्जी वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप डिक्रीज हो रही है, और जितनी लेटाइस एनर्जी कम होगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मोस्ट सॉल्युबल कौन है भाई, मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड नॉट क्लोराइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मोस्ट सॉल्युबल ये है। मोस्ट हार्डेड कौन होगा इनमें, हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी, हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी, लिथियम हाइड्रोक्साइड की, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड जो हम पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम से कम किसकी होगी, जिसकी लेटाइस एनर्जी से कम होगी। लेटाइस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब मैं अपने असली मुद्दे पे आते हैं, मेरा जो असली क्वेश्चन ये, इन सब में स्ट्रांग बेस कौन है, इन सब में स्ट्रांग बेस कौन है, कौन बताएगा, इन सब में स्ट्रांग बेस कौन है। देखें, स्ट्रांग बेस वो होता है जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जो पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। मुझे पता है इन सब में ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा, क्योंकि लेटाइस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसी ट्रेंड को ही अपना ले। सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा, तो सबसे ज्यादा वो शाइन कौन देगा, सबसे ज्यादा वो शाइन कौन देगा, वही स्ट्रांग बेस होना चाहिए, सीजियम ऑक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज व्हाट, सो आप अगर बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, तो व्हाट सिंबल शुड आई यूज, ग्रेटर देन और लेस देन, वीकर बेस देन, वीकर बेस देन, वीकर बेस देन, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका कौन होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई। अच्छा, ओनली दोज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर इन विच देयर लेटेस्ट एनर्जीज आर लेस देन देयर हीट ऑफ हाइड्रेशन। कि जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, करें भाई, करते हैं, हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया, वी पुट सोडियम क्लोराइड इनटू वाटर, हमने किया भाई, क्या हुआ कि सोडियम आयनाइज हो गया, यानी आइंस जो लेटाइस है वो ब्रेक हो गया, क्लोराइड भी जो है इस तरह से ब्रेक हो गया, और हम नीचे लिखते हैं एक्यू, एक्वस, यानी ये पानी में इनका लेटाइस ब्रेक हो गया, ये टूट चुके। भाई क्या होगा कि ये सोडियम आयन, ठीक है, ये अपन का क्लोराइड आयन होगा, क्या वही होगा। अब सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन वाली साइड क्या करेगी, सराउंड करेगी। भाई क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन वाली साइड सराउंड करेगी, क्यों करेगी, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलें जी, ऑक्सीजन वाली साइड सराउंड करेगी क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फॉर द सेम रीजन क्लोराइड आयन को कौन सराउंड करेगा, हाइड्रोजन वाली साइड, ठीक है। भाई ये हाइड्रोजन वाली साइड, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो आयन डायपोल फोर्स है, कौन सी फोर्स है, आयन डायपोल फोर्स। जब आपने आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया, नाउ वेदर इट विल बी डिसॉल्व और नॉट, ये डिसाइड करेंगे दो फैक्टर, एक लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी इज ग्रेटर देन
हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी। दो केसेस है, नंबर 1, नंबर 2। तो व्हाट इज द सीन, जब हमने आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करने से जब 1 मोल आयन बन गया, 1 मोल आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, 1 मोल क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? अगर ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेटाइस एनर्जी से ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर लेटाइस एनर्जी हाइड्रोजन यानी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी नहीं बनी है कि वो, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, 3 डायमेंशनल अरेंज्ड है, तो जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी, कितनी, +788, इतनी एनर्जी नहीं होगी तो ये लेटाइस तो ब्रेक नहीं होगा। ये कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी 788 से ज्यादा नहीं होती। तो सिर्फ वही कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं, सिर्फ वही कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा हो। बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ आ गई? तो सिर्फ वो कंपाउंड, सिर्फ वो वाले कंपाउंड जिनकी लेटाइस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी, वो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। चलें हम पढ़ते हैं कि आयनिक बांड बनता कैसे। देखिए, आयनिक बांड बनाने के लिए 3 स्टेप्स होती हैं। आयनिक बांड का मैकेनिज्म हमें बार्न हाइबर साइकिल से पता चलता है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज हम ये पढ़ते हैं कि आयनिक बांड बनता कैसे। अगर कंप्लीट मैकेनिज्म चाहिए कि आयनिक बांड कैसे बनता है तो आप बार्न हाइबर साइकिल, उसके 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। पर आयनिक बांड जो है ओवरऑल जो है, हम अगर हम उसको शॉर्टकट में लिखें तो 3 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन या केटाइन होता है। सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एनाइन होता है। थर्ड स्टेप ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी केटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करेंगे, वहां से एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी, और आपका आयनिक कंपाउंड बन जाए। सो पहला स्टेप ये होता है कि जो मेटल होता है उसको हम एनर्जी देंगे। भाई कितनी एनर्जी देंगे? जितना उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि हमें एटम में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जितनी ज्यादा फोर्स से करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेटल्स में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है नॉन मेटल से कम होती है, तो हमें कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं तो हम सोडियम एटम को गैस स्टेट में लेंगे। अगर हम बार्न हाइबर साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है वो देंगे। उसके बाद जब वो गैस स्टेट में आएगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, 495। हम 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। इतनी एनर्जी जब सोडियम 1 मोल गेन करेगा तो 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन मिलेंगे, हमें 1 मोल सोडियम केटाइन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल सोडियम केटाइन बन गए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन वहां से मिलेंगे। वो 1 मोल या 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 मोल क्लोरीन या क्लोरीन एटम जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा, हमें 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इट इज एन एंडोथर्मिक स्टेप। अब क्या होगा कि ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। ये गैस स्टेट में, भाई कह रहा है कि इसमें आप 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी दें। अगर इतनी एनर्जी नहीं देंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं होगा। अब क्या होगा कि इस एनर्जी पे विच इज इक्वल टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सोडियम आयन बट इन द गैस स्टेट विथ कंप्लीट ऑक्टेट। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है पर गैस स्टेट में, ठीक है। और इसने क्या किया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब दूसरा कौन है, क्लोराइड आयन। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो आपका क्लोरीन एटम है ये भी गैस में होना चाहिए। अगर आप बार्न हाइबर साइकिल पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले इस क्लोरीन को जो है बॉन्ड एनर्जी जितनी भी इसकी 242 है डिवाइडेड बाय 2, हाफ बॉन्ड एनर्जी देंगे, क्योंकि देखिए 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन एटम बनेंगे तो हमें 1 क्लोरीन एटम चाहिए, यानी हाफ बॉन्ड एनर्जी आप देंगे। तो उससे क्या मिलेगा हमें कि हमें 1 मोल क्लोरीन एटम मिलेंगे, ठीक है।
अब क्लोरीन एटम जो 1 मोल है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, क्लोराइड आयन, वो भी गैस स्टेट में। इसने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, इसके पास देखें 2 8 7, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो इसके पास इजी चॉइस ये कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्यों करता है, आईपी कम है। अच्छा, ये गेन क्यों करा, एक तो प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी बात, इसका रेडियस छोटा है। तीसरी बात, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में, तो इसको सारे जो इसके एबिलिटीज हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम ने लॉस किया। तो यहां पे क्लोराइड आयन भी गैस में बनेगा और इसकी ऑक्टेट भी पूरी हो गई। अब दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई, सोडियम की भी और क्लोराइड की, पर अब तक ये गैस स्टेट में। अब गैस स्टेट में आपको पता है कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे। तो स्टेप 1 जो है वो एंडोथर्मिक था, स्टेप 2 जो है ये एक्सोथर्मिक। यहां से 348 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। नाउ दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमें आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका न्यूक्लियस उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। कितनी होगी इन केस ऑफ क्लोरीन, 348, दिस इट इज हाईएस्ट फॉर एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो 348 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट की से सबसे ज्यादा किसकी, क्लोरीन। ठीक है, तो अब दोनों गैस स्टेट में बन गए। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड बने। तो ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन घूमते घूमते एक दूसरे के नजदीक आए। जैसे ही नजदीक आएंगे नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये गैस से अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड 3 डायमेंशनली बनेगा बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ 2 मोल आइंस, 1 मोल पॉजिटिव आयन 1 मोल नेगेटिव आयन आपस में जुड़ गए, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे लेटाइस एनर्जी। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड जो है वो 3 स्टेप में बनता है। मुझे ये बताएं जो तीसरा स्टेप होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जहां से लेटाइस इसका बनेगा, वो स्टेप एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा? वो स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा? कौन बताएगा? वो स्टेप एक्सोथर्मिक होगा, और जब सोडियम और क्लोराइड आयन 1 मोल इनका जो है आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी 788। दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ सब्लिमेशन और लेटाइस एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, लेटाइस एनर्जी और हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्या कहेंगे? लेटाइस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और जितनी लेटाइस उसके बाद में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? मुझे ये बताएं सिंपली, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक बॉन्ड नहीं है, वही आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड गैस होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, या तीनों होने चाहिए? आयनिक कंपाउंड गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, शोइंग दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस और इंट्रायोनिक फोर्सेस। के आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस वजह से जितने भी नॉन आयनिक कंपाउंड हैं सबके सब सॉलिड होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आयनिक बॉन्ड वीक नहीं, आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अच्छा, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फर्मनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। जब इनसे किसी, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसकी हार्डनेस से ज्यादा हार्डनेस वाले कंपाउंड से अगर हम उसको हिट करेंगे, से हैमर करेंगे या किसी भी उससे ज्यादा हार्ड शे से हिट करेंगे तो वो टुकड़े 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 उठ जाएंगे। इसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। और हार्डनेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि लेटाइस एनर्जी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हार्डनेस ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो डाउन द ग्रुप हार्डनेस कम होती जाएगी क्योंकि लेटाइस एनर्जी कम हो रही है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी ये ना सोचें, कि आयनिक कंपाउंड आपको इस तरह से मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू another वाटर मॉलिक्यूल is bonded to another water molecule। ये
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी पार्शियल पॉजिटिव, इसकी पार्शियल नेगेटिव, इसकी पार्शियल पॉजिटिव। ये जो फोर्सेस हैं दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। आयनिक कंपाउंड ऐसे नहीं होते कि एक जो NaCl है, एक जो NaCl है एग्जैक्टली दूसरे NaCl से बॉन्डेड हो, ऐसा नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक NaCl जो है दूसरे NaCl से बंधा हो। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक सोडियम आयन जो है, एक सोडियम आयन ये वाला, देखिए एक क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। अब ये एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर, इसका फर्स्ट फेस है। इसकी बैक साइड में दूसरे जो है क्लोराइड आयन होंगे। हमें पढ़ा है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से जो है बॉन्डेड होता है। तो ये सोडियम आयन जो इसके फ्रंट में जो लेयर होगा उससे भी बॉन्डेड होगा और इसके पीछे जो लेयर होगा उससे भी बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से बंधा होता है। एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम से, एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से, फिर 6 क्लोराइड 6 सोडियम आयन से। इस तरह से जो रेशो होगा 1:1। तो ये जो NaCl लिखते हैं हम, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज नॉट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हम वाटर में लिखते हैं H2O, वाटर एग्जैक्टली इसी तरह एग्जिस्ट करता है, पर सोडियम क्लोराइड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए जी, तो हम यहां पे थे। पहली बात कि सारे सॉलिड होंगे, दूसरी बात कि इनकी हार्डनेस जो है वो कम होती जाएगी, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। तीसरी बात, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क। चौथी बात, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इस वजह से इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो ज़्यादा है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, नीचे आते हैं। अच्छा, नीचे वाली प्रॉपर्टी आप खुद बताएं नीचे आने से पहले कि ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे? ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे? ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट उस कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट and electricity in their molten state or in their aqueous state. They are insulators in solid state. जब तक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे, मिसाल तो अगर फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड है, अब देखिए ये आइंस जो हैं, आइंस आर नॉट फ्री टू मूव। अब कंडक्टिविटी होती है कि द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, अगर चार्जेस मूव नहीं कर सकती तो कंपाउंड बैड कंडक्टर होगा। तो until and unless they are in solid state they are insulators, क्योंकि इनके जो आइंस हैं वो एक जगह पे जो है एक पोजीशन पे फिट हैं, तो वो बैड कंडक्टर होंगे। हाँ, अगर इनको हम मेल्ट कर लें, इनको अगर हम फ्यूज कर लें या इनको पानी में डिजोल्व करके इनको आयनाइज कर लें, तो फिर इनकी सॉल्यूशन से या इनकी लिक्विड स्टेट से करंट पास किया जा सकता है। ठीक है बेटा। They are soluble in water but insoluble in non-polar solvent. अब like dissolve like की एबिलिटी है कि पोलर और आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। देखिए आयनिक कंपाउंड जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब ये हमने देखा कि ये जो सोडियम आयन है इसको क्लोराइड आयन 3 डायमेंशनली कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल होता है, इस वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट ओवरलैपिंग की वजह से डिफरेंट पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये आइसोमेरिज्म शो नहीं। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट नॉट ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, ड्यू टू देयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि थर्ड स्टेप यही है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन गैस स्टेट में एक दूसरे के नजदीक आए,
इन्होंने 3 डायमेंशनली खुद को अरेंज किया और उस 3 डायमेंशनल पैटर्न को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलेटाइज कहते हैं, क्रिस्टल बनेगा। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, भाई हैबिट ऑफ क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल ग्रोथ हो गई, एनिसोट्रॉपी हो गई, उसके बाद जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आयनिक कंपाउंड शो करें, वो आयनिक कंपाउंड शो करें, ठीक है। एन आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी होमोएटॉमिक, कि आयनिक कंपाउंड होमोएटॉमिक नहीं हो सकता, दो सेम एलिमेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एक कंडीशन है कि आयनिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 होना चाहिए। अगर दो एटम सेम है तो उनका डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, तो उसको कम से कम 1.7 इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, दूसरा बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तब जाके कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या है, द एनर्जी चेंजेस, के आयनिक बॉन्ड बनने के वक्त एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एग्जैक्ट एनर्जी कितनी होगी, थर्मोकेमिकल साइकिल से हमें पता चलेगा, बॉन्ड है साइकिल से जो हम कल। तो आवाज मेरे ख्याल में क्या इशू है, कोई पता नहीं, शायद लाइट चली गई इस वजह से। चलिए कोई इशू नहीं, अब लाइट आ जाएगी तो आप सेकंड पीरियड में ब्रेक के बाद आ जाए, ठीक है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा आयनिक बॉन्ड को। चलिए कल मिलते हैं बॉन हेबल साइकिल और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। सो अभी आप लीव करें, ब्रेक के बाद।